हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू द अक्षय क्लासरूम चैनल। मैं सोनू प्रताप, आपका इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री टीचर, वापस आपको स्वागत करता हूं इस चैनल पे। अभी तक हमने केमिकल बॉन्डिंग किया है और केमिकल बॉन्डिंग में हमने क्या पढ़ा? बॉन्ड के बारे में पढ़ा। बॉन्ड के साथ हमने पढ़ा कि आपके पास किस टाइप के बॉन्ड्स होते हैं। ऑल्सो हमने आयनिक बॉन्ड के बारे में थोड़ा सा पढ़ा और उसके बारे में हमने लैटिस एनर्जी की बात करी। आज जो हम करने वाले हैं वो है सॉल्वेशन एनर्जी। सॉल्वेशन एनर्जी की बात करेंगे, ठीक है। सॉल्वेशन एनर्जी की बात करेंगे और देखेंगे कि सॉल्वेशन एनर्जी होती क्या है और कैसे इंटरेक्शन होता है, कैसी चीजें बिहेव करती है, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं सॉल्वेशन एनर्जी से। व्हाट इज सॉल्वेशन एनर्जी? तो इसकी एक वर्बल डेफिनेशन है और एक समझने का तरीका है। तो पहले डेफिनेशन सुन लेते हैं। डेफिनेशन क्या है? व्हेन अ आयनिक कंपाउंड इज डिसॉल्व्ड इन अ सॉल्वेंट, व्हेन एन आयनिक कंपाउंड इज डिसॉल्व्ड इन अ सॉल्वेंट, the solvent molecules surround the ions. The solvent molecules start surrounding the ions. Ions के चारों तरफ क्या हो जाता है? Solvent molecules. The phenomena of interaction of the solvent molecules with the ions is known as solvation, and the energy released in the process is known as solvation energy. The energy released in the process is known as solvation energy. तो हो क्या बोल रहा हूं? देखो, मेरे पास एक आयनिक कंपाउंड है। ये मेरे पास आयनिक कंपाउंड है, ठीक है। किसी के पास पॉजिटिव चार्ज होगा, किसी के पास नेगेटिव चार्ज होगा। जब इस आयनिक कंपाउंड के लैटिस को मैं सॉल्यूशन में डालूंगा या सॉल्वेंट में डालूंगा, तो जो सॉल्वेंट है, द सॉल्वेंट विल स्टार्ट सराउंडिंग द आयंस। इनके साथ वो सराउंड करने लग जाएगा और इसके साथ वो इंटरैक्ट करने लग जाएगा। इसके साथ क्या करने लग जाएगा? वो इंटरैक्ट, ठीक है। जब ये इंटरैक्ट करेगा तो क्या होगा? सेपरेट होगा। सेपरेट कैसे होगा? इस तरह से कुछ, पहले पास पास थे, अब दूर दूर हो गए, ठीक है। और इसके चारों तरफ क्या आ गए? वाटर जो मॉलिक्यूल्स है सॉल्वेंट के, सॉल्वेंट के मॉलिक्यूल्स आ गए। तो क्या हुआ? जैसे ही आपने इस लैटिस को, इस कंपाउंड को पानी में डाला तो इंटरेक्शन हुआ, और इंटरेक्शन की वजह से जैसे ही ये वाला इंटरेक्शन बढ़ना शुरू हुआ, तो ये जो इंटरेक्शन था, आयंस के बीच का इंटरेक्शन था, वो वीक करना शुरू हो गया। और जैसे जैसे वो वीक होता गया और सेपरेशन होता गया, और ये सेपरेट होके क्या हो गया? ये सेपरेट होके हो गया कि पॉजिटिव वाला किसमें चला गया? पूरे एक्वस में। इसका क्या बन गया? एक्वस सॉल्यूशन। और नेगेटिव वाले का भी क्या बन गया? एक्वस सॉल्यूशन। पॉजिटिव और नेगेटिव का क्या बन गया? एक्वस सॉल्यूशन, व्हिच मींस वो कंप्लीटली डिसॉल्व हो गए, ठीक है। अब ये सॉल्वेंट पानी हो सकता है, पानी के अलावा अदर सॉल्वेंट्स भी हो सकते हैं, ठीक है। तो अगर मैं पानी कंसीडर करूंगा तो एक्वस हो जाएगा, पानी कंसीडर नहीं करूंगा तो नॉर्मल सॉल्वेंट है। बस समझ आती? तो हुआ क्या कि जैसे ही ये इंटरेक्शन शुरू हुआ, तो सॉल्वेंट और आयन का इंटरेक्शन शुरू हुआ, तो ये इंटरेक्शन शुरू हुआ, तो कौन सा इंटरेक्शन ब्रेक होना शुरू हो गया? ये वाला इंटरेक्शन। द इंटरेक्शन बिटवीन द टू आयंस ब्रेक होना शुरू हो गया। और ऐसा होते होते थोड़ा थोड़ा इंटरेक्शन वो करता गया, वो सॉल्वेंट, और इंटरेक्शन वीक होता गया, और एक मोमेंट ऐसा आया जब पूरा आयन अलग, कैटायन अलग और एनायन अलग हो गया। पूरा कैटायन अलग और एनायन अलग। अब ये जो डेफिनेशन है, ये चतुर वाली डेफिनेशन है। चतुर वाली डेफिनेशन मतलब रटने वाली डेफिनेशन। इसको समझना कैसे है? इसको इस तरह समझेंगे कि हम आगे तक याद रखें। तो समझो, आप लोगों ने कितनों ने कुछ कुछ होता है मूवी देखी, ठीक है। अगर कुछ कुछ होता है नहीं देखी तो देखो, अच्छी मूवी है, ठीक है। बट उससे हम एग्जांपल लेते हैं। कुछ कुछ होता है में क्या होता है कि आपके पास शाहरुख खान और काजोल की अच्छी बॉन्डिंग होती है, ठीक है। और उसके बाद क्या होता है? जब ये बॉन्डिंग होती है तो अच्छी बॉन्डिंग। अब बाहर से कुछ दिन बाद आई रानी मुखर्जी, एंड रानी मुखर्जी और शाहरुख खान की इंटरेक्शन बढ़ना शुरू हो गया, और उसकी वजह से क्या हुआ कि ये वाला बॉन्ड, शाहरुख खान और काजोल का बॉन्ड ब्रेक होना शुरू हो गया। तो बाहर से जो सॉल्वेंट आया या बाहर से रानी मुखर्जी आई, उन्होंने इस बॉन्ड को ब्रेक कर दिया। तो वही चीज यहां हो रही। जो सॉल्वेंट बाहर से आया, उसने क्या किया? इंटरेक्शन शुरू किया विद द आयन, और इंटरेक्शन की वजह से क्या हुआ? ये बॉन्ड ब्रेक होना शुरू हो गया।
और जैसे ये बॉन्ड ब्रेक होना शुरू हुआ, आपके पास ये दूरियां बढ़ती गई और फिर एक पॉइंट ऐसा आया जब ये पूरे के पूरे सेपरेट हो गए, जब पूरे के पूरे सेपरेट हो गए। ठीक है, इसको आप एक और तरीके से देख सकते हो, समझो एक लेटेस्ट एग्जांपल, कोरोना का एग्जांपल। ठीक है, आपने कुछ ग्रुप ऑफ पीपल को कोरोना इन्फेक्टेड जोन में रख दिया या ऐसी जगह पर रख दिया जहां पर कोरोना है। तो इनिशियली अगर मेरे को थोड़ा सा खांसी का जुकाम आएगा या खांसी के सिम्टम्स आएंगे, ठीक है, तो क्या होगा, डिस्टेंस लोगों का बीच में बढ़ने लगेगा। तो जैसे जैसे कोरोना ने इंटरैक्ट करना शुरू किया, कोरोना के वायरस ने जैसे जैसे मेरे साथ इंटरैक्ट करना शुरू किया, क्या हुआ, सोशल डिस्टेंसिंग बढ़ती गई। ठीक है, और जब वो पूरा का पूरा मेरे अंदर सारे के सारे सिम्टम्स आ गए, तो क्या हुआ, इतनी ज्यादा सेपरेशन हो गया कि सब मेरे से दूर दूर रहने लग गए और सोशल डिस्टेंसिंग मैक्सिमम पर पहुंच गई। ठीक है, तो हुआ क्या, वायरस ने मेरे साथ इंटरैक्ट किया और मेरे इंटरैक्शन से सबको लगा कि हमें भी हो जाएगा, तो वो दूर दूर रहने लग गए। बस समझ आती है। ठीक है, तो क्या हुआ, बाहर से जो सॉल्वेंट आया, उसका इंटरैक्शन द आयंस की वजह से क्या हुआ, सेपरेशन होना शुरू हुआ। और यहां पर क्या हो गया, सोशल डिस्टेंसिंग, चारों तरफ वाटर मॉलिक्यूल, चारों तरफ सॉल्वेंट, चारों तरफ आपके पास जितने जो कोई सा भी सॉल्वेंट। ये बात समझ आती है। तो सॉल्वेशन एनर्जी समझ, सॉल्वेशन। अब ये जो इंटरैक्शन हो रहा है, इस इंटरैक्शन को हम बोलते हैं सॉल्वेशन। इस इंटरैक्शन को क्या बोलते हैं हम, सॉल्वेशन। ये जो इंटरैक्शन हो रहा है, इस इंटरैक्शन को क्या बोलेंगे हम, सॉल्वेशन। और इसमें जो एनर्जी रिलीज होगी उसको हम बोल देंगे सॉल्वेशन एनर्जी। इसमें जो एनर्जी रिलीज होगी उसको हम क्या बोल देंगे, सॉल्वेशन एनर्जी। इंटरैक्शन हो रहा है तो उसको क्या बोल दिया हमने, सॉल्वेशन, और एनर्जी रिलीज हो रही है तो क्या बोल दिया, सॉल्वेशन एनर्जी। अब एनर्जी रिलीज ही क्यों हो रही है, ये जानना जरूरी है। अब देखो, मैंने आपको फर्स्ट लेक्चर में बताया था कि जब भी अट्रैक्शन होगा एनर्जी रिलीज होगी, और जब रिपल्शन होता है एनर्जी अब्सॉर्ब होती है। यहां पर अगर आप ध्यान से देखो तो क्या हो रहा है, इस आयन, इस डायपोल या सॉल्वेंट और आयन के बीच में क्या है, इंटरैक्शन है, मतलब अट्रैक्शन है। और जब अट्रैक्शन होगा तो एनर्जी रिलीज होगी। इस वजह से मैं क्या बोल रहा हूं, द अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज ड्यूरिंग द फिनोमेना ऑफ सॉल्वेशन इज नोन एज सॉल्वेशन एनर्जी। The amount of energy released during the phenomena of solvation is known as solvation energy। ये बात समझ आती है। ठीक है, अच्छा, अगर सॉल्वेंट की जगह वाटर ले लो, तो इट इज ऑल्सो नोन एज हाइड्रेशन। फिनोमेना इज नोन एज हाइड्रेशन एंड द एनर्जी इज नोन एज हाइड्रेशन एनर्जी। Phenomena is known as hydration and the energy is known as hydration energy। Phenomena is known as hydration and the energy is known as hydration energy। ये बात समझ लो। तो सॉल्वेंट लिया, नॉर्मल कोई सॉल्वेंट लिया तो सॉल्वेशन और सॉल्वेशन एनर्जी बोल दिया। अगर आपने वाटर लिया तो हाइड्रेशन और हाइड्रेशन एनर्जी। ये बात समझ आती है। ठीक है, तो आपको एक कॉन्सेप्ट समझ आया कि बाहर से आने वाला सॉल्वेंट, या जब आप लैटिस को सॉल्वेंट में डालोगे तो सॉल्वेंट का लैटिस के साथ या उसके आयंस के साथ इंटरेक्शन बढ़ेगा। जब वो वाला इंटरेक्शन बढ़ेगा, जब ये वाला इंटरेक्शन बढ़ेगा तो ये वाला इंटरेक्शन वीक होने जाएगा और ये क्या होने जाएगा, ये सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करना शुरू कर देंगे। और जितना ज्यादा सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करेंगे, यहां पर और इंटरेक्शन वाटर मॉलिक्यूल का होगा और उसके बाद ये क्या हो जाएगा, कंप्लीटली सेपरेट। उसके बाद ये हो जाएगा कंप्लीटली सेपरेट। ये बात समझ लो। और इस प्रोसेस में एनर्जी रिलीज होती है। एनर्जी रिलीज क्यों होती है, क्योंकि बेटा आपका सॉल्वेंट इंटरैक्ट कर रहा है विद द आयन। और इंटरैक्शन का मतलब क्या होता है, अट्रैक्शन। और अट्रैक्शन का मतलब क्या होता है, अट्रैक्शन जब भी होगा एनर्जी रिलीज होगी। ठीक है, तो जो भी एनर्जी इस प्रोसेस में रिलीज हो रही है उसको क्या बोल दिया हमने, सॉल्वेशन एनर्जी। अगर वाटर है तो क्या बोल दिया, हाइड्रेशन एनर्जी। बात समझ आती है, ये बात समझ आती है। चलो देखो, अब नेक्स्ट, फैक्टर्स अफेक्टिंग सॉल्वेशन एनर्जी। फैक्टर्स अफेक्टिंग सॉल्वेशन एनर्जी। कई जगह पे इसको हाइड्रेशन लिखा होगा, हम सॉल्वेशन इन जनरल बात कर रहे हैं। फैक्टर्स अफेक्टिंग सॉल्वेशन एनर्जी। ठीक है, फैक्टर्स अफेक्टिंग सॉल्वेशन एनर्जी। पहला फैक्टर क्या है, पहला फैक्टर है डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। पहला फैक्टर है डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, रिटन एज ER। अब डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट क्या है पहले वो समझो और उसके बाद फिर आप समझो। डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट है सॉल्वेंट का, द कैपेसिटी ऑफ द सॉल्वेंट
to interact or to break the bond between the ions. The capacity of the solvent to break the bond between the ions. अब उसकी अगर कैपेसिटी ज्यादा हुई तो बॉन्ड आसानी से टूटेगा, और कैपेसिटी कम हुई तो बॉन्ड देर से टूटेगा। ये बात समझ आती है? द कैपेसिटी ऑफ द सॉल्वेंट टू ब्रेक द इंटरेक्शन बिटवीन द आयंस। ये जो दो आयंस हैं इनके बीच में इंटरेक्शन को ब्रेक करने के लिए जो आपके पास सॉल्वेंट होगा उसकी जो कैपेसिटी होगी उसको हमने बोला डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। उसको क्या बोला हमने? डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। अब इसको समझना, जब हम फिजिक्स में बात करते हैं तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इक्वल्स टू K1 Q1 Q2 K Q1 Q2 बाय R, ठीक है, बाय R स्क्वायर होता है, बाय R स्क्वायर। मतलब जितना चार्ज होगा उतना ज्यादा इंटरेक्शन, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, और जितना कम डिस्टेंस होगा उतना ही ज्यादा इंटरेक्शन। लैटिस एनर्जी वाली बात, ठीक है। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कितना होगा? अब ये केस होता है बेटा वैक्यूम में। ये केस किस में होता है? वैक्यूम में। अब अगर मैं मीडियम की बात करूं, किसी मीडियम में ले लूं, किसी सॉल्वेंट में ले लूं, तो सॉल्वेंट में दिस विल बी ER K Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर, K Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। तो फॉर्मूला वही रहा, मैंने एक ER जोड़ दिया जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। क्यों? क्योंकि जितना ज्यादा ER होगा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन उतना ही वीक होता जाएगा। जितना ज्यादा ER होगा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन उतना ही वीक होता जाएगा। मतलब क्या है? मान लो तुम्हारे पास एक प्लस है और एक तुम्हारे पास माइनस है, तुम्हारे पास इसके बीच में इंटरेक्शन हो रहा है, और बाहर से आया तुम्हारे पास सॉल्वेंट, और इस सॉल्वेंट का इंटरेक्शन विद द आयंस बहुत ही स्ट्रांग है। तो जितना ज्यादा स्ट्रांग ये सॉल्वेंट का इंटरेक्शन होगा उतनी ही जल्दी ये वाला बॉन्ड टूटेगा, तो जितना ज्यादा अट्रैक्शन उतना ही ज्यादा बॉन्ड। अब हमने क्या बोला? कैपेसिटी ऑफ द सॉल्वेंट टू ब्रेक द आयन इंटरेक्शन। जो दो आयंस के बीच के इंटरेक्शन है उसकी कैपेसिटी को बताता है। तो अगर डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट ज्यादा हुआ तो वो जल्दी तोड़ेगा, विच मींस द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जल्दी टूटेगा, और अगर डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट कम हुआ तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन देर से टूटेगा, तो ये बात समझ आती है कि जो इंटरेक्शन है इसको तोड़ने की कैपेसिटी को हम क्या बोलते हैं? डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। बात समझ आ रही है? ये बात समझ आ रही है? ठीक है। तो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट किसके लिए हुआ? सॉल्वेंट के लिए। डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट किसके लिए हुआ? सॉल्वेंट के लिए। ठीक है, ये बात समझ आती है? चलिए इसमें लिख लो एक लाइन, इसमें लिख लो ER is the capacity of solvent, ER is the capacity of solvent by which it neutralizes. ER is the capacity of solvent, ER is the capacity of solvent by which it neutralizes the attraction force, present between the two ions, ठीक है, ये बात समझ आती है? ठीक है। तो मैं क्या बोल रहा था, आपको ये बात समझ आए कि आयंस के बीच में तो इंटरेक्शन है, लेकिन जब ये सॉल्वेंट आएगा तो ये भी इंटरेक्ट करेगा। जितनी ज्यादा इसकी कैपेसिटी होगी इंटरेक्ट करने की उतनी जल्दी ये बॉन्ड टूटेगा। तो जितनी ज्यादा कैपेसिटी को हमने किससे रिप्रेजेंट किया? ER से। कैपेसिटी को हमने किससे रिप्रेजेंट किया? ER से। अगर ER की कैपेसिटी ज्यादा है तो उतनी जल्दी ये बॉन्ड टूटेगा, और जितनी जल्दी बॉन्ड टूटेगा उतनी जल्दी सेपरेशन होगा। मतलब हमने कोरोना वाला एग्जांपल लिया था, देखो अब जब कोरोना आएगा, ये A इंसान है, ये B इंसान है, जब कोरोना आया और कोरोना ने आते ही इसमें सिम्टम दिखाना शुरू कर दिए, किसके? खास, यू हैव कफिंग, ब्रेथ लेने में डिफिकल्टी हो रही है, तो ये मॉलिक्यूल क्या करेगा? जल्दी टूटेगा, बोलेगा भाई साहब मेरे को इससे दूर जाना है, सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करनी है, तो ये दूर चला जाएगा, है ना। जितना ज्यादा कोरोना का इंटरेक्शन इस पॉजिटिव चार्ज के साथ हुआ उतनी ही जल्दी ये सेपरेशन क्रिएट हो गया। क्यों? क्योंकि जैसे हमें पता चला कि कोरोना है तो हम तो सोशल डिस्टेंस मेंटेन करके रखेंगे ना, ताकि हम सेफ रहे। तो वही चीज उसमें हुई, जितना ज्यादा इस सॉल्वेंट का इंटरेक्शन इस आयन के साथ हुआ उतनी जल्दी ये सेपरेशन क्रिएट होगी। तो सॉल्वेंट का इंटरेक्शन मतलब, जितना ज्यादा सॉल्वेंट का इंटरेक्शन मतलब वो न्यूट्रलाइज कर देगा कौन से बॉन्ड को? कैटायन एनायन के बॉन्ड को। वो न्यूट्रलाइज कर देगा कौन से बॉन्ड को? कैटायन एनायन के बॉन्ड को, व्हिच मींस इट विल बी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द आयंस। ठीक है। तो यहां पर हम ये लिख सकते हैं, देखो यहां पर हम ये लिख सकते हैं कि फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द आयंस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/ER। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द आयंस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/ER। और हम एक और चीज लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं कि हाइड्रेशन एनर्जी इज इनवर्सली डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ER।
हाइड्रेशन एनर्जी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ईआर। ये क्यों लिख सकता हूं मैं बेटा, ये क्यों लिख सकता हूं, क्योंकि जितना ज्यादा इंटरेक्शन होगा सॉल्वेंट का उतना ही ज्यादा अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज होगी। जितना ज्यादा इंटरेक्शन होगा सॉल्वेंट का उतना ही ज्यादा अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज होगी। यही तो फंडा होता है कि जितना ज्यादा मैंने इस सॉल्वेंट ने इसके साथ इंटरैक्ट किया उतना ही ज्यादा एनर्जी रिलीज होगी। तो जितना ज्यादा ईआर उतनी ज्यादा इंटरेक्शन, और जितना ज्यादा इंटरेक्शन उतना अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज। कौन सी एनर्जी रिलीज, हाइड्रेशन एनर्जी लिख लो या सॉल्वेशन एनर्जी लिख लो, बात एक ही है। हाइड्रेशन एनर्जी लिख लो या सॉल्वेशन एनर्जी लिख लो, बात एक ही है। हाइड्रेशन एनर्जी वाटर के लिए होता है, सॉल्वेशन एनर्जी सारे सॉल्वेंट्स के लिए होता है। ये बात समझ आती है, ये बात समझ आती है, ठीक है, बात समझ आती है। चलो देखो, ठीक है, तो इसमें एक क्वेश्चन लिखो, क्वेश्चन लिखो, क्वेश्चन के थ्रू समझाता हूं। विच write the order of stability of NaCl, write the order of stability of NaCl in following solvents. Write, question है, write the order of stability of NaCl in following solvents. In following solvents. इन फॉलोइंग सॉल्वेंट्स। क्या है मेरे पास, ए सॉल्वेंट है, बी सॉल्वेंट है, सी सॉल्वेंट है और डी सॉल्वेंट है। इनका ईआर दे रखा है मेरे को, ईआर दे रखा है एक का 89, 86, एक का दे रखा है मेरे को 54, एक का दे रखा है मेरे को 45, एक का दे रखा है मेरे को 64। हाँ जी बेटा, किसमें सबसे ज्यादा स्टेबल रहेगा, किसमें सबसे ज्यादा स्टेबल रहेगा ईआर, अगर मेरे को किसमें सबसे ज्यादा स्टेबल रहेगा, क्या इसमें सबसे ज्यादा स्टेबल रहेगा या इसमें सबसे ज्यादा स्टेबल रहेगा, या इसमें या इसमें। देखो अगर ईआर ज्यादा है, अगर इलेक्ट्रो आपका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट ज्यादा है तो क्या होगा, जो आयंस होंगे Na और Cl के, अगर डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट ज्यादा है तो इसका इंटरेक्शन बढ़ेगा, उसका इंटरेक्शन बढ़ेगा, और जब ये इंटरेक्शन बढ़ेगा तो ये बॉन्ड जल्दी टूटेगा, ये बॉन्ड जल्दी टूटेगा। विच मींस जितना ज्यादा डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट उतनी जल्दी वो बॉन्ड टूट रहा है, विच मींस स्टेबिलिटी क्या होगी उसकी, कम, उसकी स्टेबिलिटी क्या होगी, कम। तो मैं क्या है, मैं कह सकता हूं कि डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट जितना कम होगा उतनी ही ज्यादा उस आयन की या उस कंपाउंड की स्टेबिलिटी होगी सॉल्यूशन। बात समझ रहे हो कि जितना कम डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट होगा उतना ही वो कंपाउंड उसमें स्टेबल होगा। क्यों, क्योंकि डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट कम होने से उस सॉल्वेंट का आयन कंपाउंड के साथ इंटरेक्शन कम, तो वो कंपाउंड टूटेगा ही, वो कंपाउंड टूटेगा ही। ये बात समझ रहे हो और कि नहीं हो रही। मतलब हमारे पास हमने क्या बात की थी, शाहरुख खान है, यहाँ पर काजोल है, हम क्या बोल रहे हैं, रानी मुखर्जी आ रही है, हमने ये बोला। अब अगर रानी मुखर्जी शाहरुख खान से बात ही ना करे तो ये बॉन्ड टूटेगा क्या, बिल्कुल नहीं टूटेगा, है ना। तो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट क्या है, वही चीज है, ठीक है। लेकिन अगर रानी मुखर्जी इससे बात करना शुरू कर दे तो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट ज्यादा हो गया, इंटरेक्शन ज्यादा हो गया, इंटरेक्शन ज्यादा हो गया तो बॉन्ड जल्दी टूट गया, बॉन्ड जल्दी टूट गया। बात समझ आ रही है, ये बात समझ आ रही है, ठीक है। तो अब इसमें मैं अगर लिखना चाहूं तो सबसे ज्यादा स्टेबल किस में रहेगा, सबसे ज्यादा स्टेबल रहेगा सी में। क्यों, क्योंकि इसका इंटरेक्शन सबसे कम है। जब इंटरेक्शन कम है तो वो बॉन्ड को तो नहीं तोड़ पाएगा। कौन से बॉन्ड को, Na और Cl के बॉन्ड को। और बॉन्ड को नहीं तोड़ पाया तो कंपाउंड उस सॉल्वेंट में स्टेबल रहा, वो कंपाउंड उस सॉल्वेंट में स्टेबल रहा। तो सी में सबसे ज्यादा स्टेबल है, उसके बाद बी में सबसे ज्यादा स्टेबल है, उसके बाद डी में सबसे ज्यादा स्टेबल है, उसके बाद ए में सबसे ज्यादा स्टेबल है। बात समझ आ रही है, उसके बाद ए में सबसे ज्यादा। चलिए नेक्स्ट लिखो, फैक्टर्स अफेक्टिंग था ना, तो नेक्स्ट लिखो इसमें चार्ज ऑन द कैटायन। सेकेंड फैक्टर है चार्ज ऑन द आयंस। चार्ज ऑन द आयंस, चार्ज ऑन द आयंस। हाँ जी बेटा, चार्ज ऑन द आयंस, उससे हाइड्रेशन एनर्जी बढ़ेगी घटेगी, क्या होगा। देखो मेरे पास एक +1 चार्ज का कैटायन है, एक +2 चार्ज का कैटायन है। कौन ज्यादा अट्रैक्ट करेगा सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स को, या किसका ज्यादा इंटरेक्शन होगा। अगर यहां से नेगेटिव चार्ज आ रहा है और सॉल्वेंट में कंसीडर सेम कर रहा हूं तो किसका ज्यादा इंटरेक्शन होगा, किसका ज्यादा इंटरेक्शन होगा, इसका ज्यादा इंटरेक्शन होगा, इसका ज्यादा इंटरेक्शन होगा। और जितना ज्यादा इंटरेक्शन होगा उतनी ज्यादा एनर्जी रिलीज होगी, उतनी ज्यादा एनर्जी रिलीज होगी। तो क्या मैं ये बोल सकता हूं कि जिसने ज्यादा इंटरैक्ट किया उसकी एनर्जी रिलीज हो रही है, विच मींस इंटरेक्शन किस पे डिपेंड करता है, कैटायन की एनायन की चार्ज डेंसिटी पे, एनायन या कैटायन की चार्ज डेंसिटी पे। जो आयंस हमारे पास हैं उसमें अगर चार्ज डेंसिटी ज्यादा है तो अट्रैक्ट करेगा। फॉर एग्जांपल कोरोना, कोरोना का एग्जांपल लिया था मैंने।
तो अगर मेरी बॉडी अनहेल्दी है तो मैं कोरोना को जल्दी अट्रैक्ट करूंगा, सिम्टम्स जल्दी आएंगे, बीमार जल्दी पड़ूंगा, ठीक है। तो क्या होगा, तो एनर्जी जल्दी रिलीज होगी। बात समझ आ रही कि नहीं आ रही? वही चीज अगेन कि अगर शाहरुख खान इंटरैक्टिव है तो रानी मुखर्जी उससे जल्दी इंटरैक्ट करेगी, अगर वो इंटरैक्टिव नहीं है तो कम इंटरैक्ट करेगी। तो वही चीज यहां पर लगाओ कि आपके पास पॉजिटिव और नेगेटिव, पॉजिटिव चार्ज है, अगर इसमें पॉजिटिव चार्ज ज्यादा है तो ये ज्यादा वाटर मॉलिक्यूल्स को खींच पाएगा, और जितने ज्यादा वाटर मॉलिक्यूल्स को खींचेगा उतना ही ज्यादा अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज होगी। सिंपल, क्योंकि जितना ज्यादा इंटरैक्शन उतनी अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज। तो क्या मैं ये बोल सकता हूं, कि हाइड्रेशन एनर्जी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू चार्ज ऑन आयंस। आयंस के लिए क्यों बोल रहा हूं बेटा, अगर वाटर ये अट्रैक्ट कर रहा है तो ये भी तो अट्रैक्ट करेगा ना, ये भी तो अट्रैक्ट करेगा ना। -2 आपके पास इधर पॉजिटिव वाला, मैं पॉजिटिव वाला इधर आ गया, नेगेटिव वाला इधर चला। तो जितना ज्यादा अमाउंट ऑफ चार्ज होगा उतना ही ज्यादा क्या होगा, एनर्जी रिलीज करेगी, उतनी ज्यादा क्या करेगी, एनर्जी रिलीज करेगी। या चार्ज की जगह मैं यहां पर लिख सकता हूं चार्ज डेंसिटी। द बेटर वर्ड विल बी चार्ज डेंसिटी, द बेटर वर्ड विल बी चार्ज डेंसिटी। कि जितनी ज्यादा चार्ज डेंसिटी उतना ही ज्यादा अमाउंट ऑफ हाइड्रेशन एनर्जी रिलीज, क्योंकि उतना ही ज्यादा इंटरैक्शन, और जितना ज्यादा इंटरैक्शन उतना अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज। चलो नेक्स्ट देखो, थर्ड, साइज ऑफ आयंस। साइंस पे कैसे डिपेंड करेगा बेटा, चार्ज डेंसिटी ने सब कुछ एक्सप्लेन कर दिया। अगर साइज बड़ा हो जाता है तो चार्ज डेंसिटी कम हो जाती है, अगर साइज छोटा रहता है तो चार्ज डेंसिटी ज्यादा रहती है। मतलब देखो, आपके पास एक छोटा सा है, इस पे +1 चार्ज है, एक बड़ा सा है, इस पे +1 चार्ज है, किसकी चार्ज डेंसिटी ज्यादा, +1 की। तो कौन ज्यादा अट्रैक्ट करेगा, छोटा वाला +1। अगर छोटा वाला +1 ज्यादा अट्रैक्ट कर रहा है तो इसमें एनर्जी ज्यादा रिलीज होगी कि नहीं होगी। तो वही चीज देखो कि जिसमें, तो यहां पर क्या मैं लिख सकता हूं कि हाइड्रेशन एनर्जी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/r। क्यों, क्योंकि जितना ज्यादा R बढ़ेगा उतना ही चार्ज डेंसिटी कम हो जाएगी, उतनी ही मेरी अट्रैक्शन पावर कम हो जाएगी। कैसे समझोगे, सिंपल, इसको इस तरह समझो कि आपके पास एक में +1 है, एक में +1 है, इसका साइज छोटा है तो इसकी अट्रैक्शन पावर ज्यादा, क्यों, क्योंकि इसकी चार्ज डेंसिटी ज्यादा। और अगर इसका साइज बड़ा है तो इसमें चार्ज डेंसिटी कम है तो अट्रैक्ट कर ही नहीं पाएगा, जैसा कि हमने उसमें देखा था। हमने कैसे देखा था, +2 +3, ये तो देखा था हमने, है ना। तो +3 वाला ज्यादा अट्रैक्ट करेगा, +2 वाला कम अट्रैक्ट करेगा। क्यों, क्योंकि चार्ज डेंसिटी ज्यादा है। तो वही चीज यहां पे लगाओ, क्योंकि चार्ज डेंसिटी इसमें ज्यादा है तो ज्यादा अट्रैक्ट करेगा, तो 1/r। क्योंकि साइज बढ़ते ही अट्रैक्शन क्या हो जाएगा, कम, और अट्रैक्शन कम हो गया तो उसकी वजह से इंटरैक्शन क्या हो जाएगा, कम, और इंटरैक्शन कम हो गया तो एनर्जी रिलीज क्या हो जाएगी, कम। ये बात समझ आती है। लेकिन यहाँ पर एक गेम झोल है, वो झोल क्या है, देखो ये जो R है ये इंडिविजुअली देखा जाएगा, ये इंडिविजुअली देखा जाएगा। कैटायन और एनायन के लिए अलग अलग। अंडरस्टैंडेबल है, कैसे अंडरस्टैंडेबल है, समझो। तुम्हारे पास एक +1 चार्ज का कैटायन है और तुम्हारे पास एक -2 चार्ज का एनायन है, या -1 भी ले लेते हैं, या -1 भी ले लेते हैं। अब इन दोनों का साइज में डिफरेंस होगा, इन दोनों के चार्ज में डिफरेंस होगा, चार्ज डेंसिटी में डिफरेंस होगा। तो चार्ज डेंसिटी में डिफरेंस है, साइज में डिफरेंस है, और अगर चार्ज और साइज दोनों में डिफरेंस है तो क्या होगा, इसकी अट्रैक्शन पावर और इसकी अट्रैक्शन पावर दोनों की अलग अलग होगी। हाँ, क्यूमुलेटिव जो एनर्जी निकली होगी उसको हमने हाइड्रेशन एनर्जी जरूर बोल दिया, क्यूमुलेटिव जो एनर्जी निकली उसको हमने हाइड्रेशन एनर्जी जरूर बोल दिया। बट अगर आप ध्यान से देखो तो इसमें अमाउंट ऑफ एनर्जी अलग होगा, इसमें अमाउंट ऑफ एनर्जी अलग होगा। क्यों, क्योंकि चार्ज दोनों में डिफरेंट है, दोनों का साइज डिफरेंट है, तो अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज भी डिफरेंट होगी। क्यों, क्योंकि अगर साइज डिफरेंट है तो इंटरैक्शन डिफरेंट हो जाएगा, चार्ज डिफरेंट है तो इंटरैक्शन डिफरेंट हो जाएगा, और अगर चार्ज डिफरेंट, इंटरैक्शन डिफरेंट हो गया तो अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज भी क्या हो जाएगी, डिफरेंट। तो अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज भी क्या हो जाएगी, डिफरेंट। ये बात समझ आती है कि साइज तो ऑफ द आयंस तो समझ आता है कि 1/r है, लेकिन कैटायन और एनायन के लिए भी अलग अलग अमाउंट ऑफ एनर्जी निकलेगी। क्यों, क्योंकि समझो प्लस अलग तरीके से बिहेव करता है, माइनस अलग तरीके से बिहेव करता है। यूजुअली प्लस का चार्ज होने से साइज छोटा हो जाता है, माइनस का चार्ज होने से साइज बड़ा हो जाता है। तो अगर ऐसा होगा तो प्लस अलग तरीके से अट्रैक्ट करेगा, माइनस अलग तरीके से अट्रैक्ट करेगा। अगर प्लस अलग तरीके से इंटरैक्ट कर रहा है तो वो अलग, अमाउंट ऑफ वाटर अट्रैक्टेड टुवर्ड्स इट विल बी डिफरेंट, एंड माइनस की तरफ अमाउंट ऑफ वाटर अट्रैक्टेड विल बी डिफरेंट। अगर दोनों में डिफरेंट अट्रैक्शन है तो दोनों में एनर्जी रिलीज भी तो डिफरेंट होगी, डिपेंडेंट भी तो डिफरेंट होगी। अगर हाँ, ओवरऑल एनर्जी हाइड्रेशन एनर्जी कहलाएगी,
ओवरऑल एनर्जी हाइड्रेशन एनर्जी कहलाएगी, लेकिन कैटायन के लिए एनर्जी अलग रिलीज होगी, एनायन के लिए एनर्जी अलग रिलीज होगी। ये बात समझ आ रही है? कैटायन के लिए एनर्जी अलग रिलीज होगी, एनायन के लिए एनर्जी अलग रिलीज होगी। ठीक है, चलो देखो, ये 3 पॉइंट्स हो गए जिसपे ये डिपेंडेंट होता है, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, चार्ज ऑन द आयंस एंड साइज ऑफ द आयंस। ठीक है ना? चलो अब यहां पर एक चीज करते हैं, एक एक्स्ट्रा चीज यहां पर देखो, क्या करने वाले हैं हम, पढ़ने वाले हैं हाइड्रेटेड रेडियस के बारे में। हाइड्रेटेड रेडियस, व्हाट इज हाइड्रेटेड रेडियस समझना। मेरे पास एक आयन है, ठीक है, और वो आयन वाटर मॉलिक्यूल्स को अट्रैक्ट करता है। ठीक है, जब ये वाटर मॉलिक्यूल्स को अट्रैक्ट करता है तो इसमें वाटर मॉलिक्यूल लेयर बन जाती है। तो द डिस्टेंस फ्रॉम द न्यूक्लियस, इसके न्यूक्लियस से लास्ट वाटर मॉलिक्यूल तक का जो डिस्टेंस होगा, इसके जो सेंट्रल एटम है या आयन है उसके न्यूक्लियस से जो लास्ट वाटर मॉलिक्यूल लेयर का जो डिस्टेंस होगा, दैट विल इज नोन एज हाइड्रेटेड रेडियस। दैट इज नोन एज हाइड्रेटेड रेडियस। चतुर वाली डेफिनेशन पढ़नी है तो चतुर वाली डेफिनेशन, द डिस्टेंस बिटवीन द न्यूक्लियस ऑफ द आयन, द डिस्टेंस बिटवीन द न्यूक्लियस ऑफ द आयन एंड द लास्ट लेयर ऑफ द वाटर मॉलिक्यूल, एंड द लास्ट लेयर ऑफ द वाटर मॉलिक्यूल। अब यहां पर एक लेयर भी हो सकती है, 2 लेयर भी हो सकती है, ये बात करेंगे। ठीक है, द डिस्टेंस बिटवीन द न्यूक्लियस ऑफ द आयन एंड द लास्ट लेयर ऑफ द वाटर मॉलिक्यूल इज नोन एज हाइड्रेटेड रेडियस। ठीक है, अब समझना, अब मैं समझना बोल क्या रहा हूं। लिथियम का जो चार्ज है, लिथियम का साइज बहुत छोटा है, लिथियम का साइज बहुत छोटा है और उस पर चार्ज डेंसिटी बहुत ज्यादा है। तो लिथियम क्या करता है, मल्टीपल लेयरिंग्स करता है। पहला लेयर बनाया, फिर दूसरा लेयर बनाया, ठीक है, फिर तीसरा लेयर बनाया, मतलब ये पहला लेयर वाटर लेयर का बना, ये वाटर लेयर का एक बन गया। ठीक है, इसने यहां पर जो वाटर कनेक्टेड था इसके साथ, ठीक है, जो बाइंडेड वाटर था उसको इतना ज्यादा पोलराइज कर दिया कि आगे भी कनेक्ट हो गया वाटर, यहां भी कनेक्ट हो गया वाटर, उसको भी इतना पोलराइज कर दिया कि इसको भी आगे कनेक्ट। अब पोलराइज क्यों किया, देखो अगर इसका साइज छोटा है, इसमें चार्ज डेंसिटी ज्यादा होगी, तो ये क्या करेगा, इस पे पॉजिटिव चार्ज, तो इस पे क्या जनरेट करेगा, नेगेटिव चार्ज। ऑक्सीजन पे क्या जनरेट करेगा, नेगेटिव। अगर ऑक्सीजन पे नेगेटिव जनरेट हुआ तो हाइड्रोजन पे क्या जनरेट होगा, पॉजिटिव। तो जितना ज्यादा चार्ज डेंसिटी सेंट्रल एटम पे होगी, सेंट्रल आयन पे होगी, उतनी ही ज्यादा ये क्रिएट करता जाएगा, उतना ही, हाँ ओवर द पीरियड टाइम रिड्यूस होगा, लेकिन इनिशियल पे जितना ज्यादा होगा उतना ही ऑक्सीजन पे होगा, इस पहले वाले ऑक्सीजन पे, और उसकी वजह से इस हाइड्रोजन पे चार्ज डेंसिटी क्रिएट होगी, और उसकी वजह से आगे भी चार्ज डेंसिटी क्रिएट होती जाएगी। तो होता क्या जाएगा, जितना छोटा साइज है उतनी ही वाटर मॉलिक्यूल्स को मैं अट्रैक्ट करते जाऊंगा, उतनी ही ज्यादा वाटर मॉलिक्यूल्स को मैं अट्रैक्ट करते जाऊंगा। तो एक लेयर बनेगी, दूसरी लेयर बनेगी, तीसरी लेयर बनेगी, चौथी लेयर बनेगी, और इस तरह से मल्टीपल लेयरिंग्स होंगी। क्या होंगी, मल्टीपल लेयरिंग्स, है ना, इस तरह से क्या होंगी, मल्टीपल लेयरिंग्स। तो समझो मैं क्या बोल रहा हूं, हाइड्रेटेड रेडियस की डेफिनेशन समझी तुमने, द डिस्टेंस फ्रॉम द न्यूक्लियस एंड द डिस्टेंस फ्रॉम द न्यूक्लियस ऑफ द आयन टू द लास्ट लेयर ऑफ द वाटर मॉलिक्यूल इज नोन एज हाइड्रेटेड रेडियस। तो होता क्या है, जितनी ज्यादा चार्ज डेंसिटी उतना ही ज्यादा, जितनी ज्यादा चार्ज डेंसिटी उतनी ज्यादा मल्टीपल लेयरिंग, उतनी ज्यादा मल्टीपल लेयर। ठीक है ना, जितनी ज्यादा चार्ज डेंसिटी उतनी ज्यादा मल्टीपल लेयर। क्यों, क्योंकि चार्ज डेंसिटी अगर ज्यादा है तो ज्यादा वाटर मॉलिक्यूल आसपास लगेंगे, अगर चार्ज डेंसिटी कम है तो कम वाटर मॉलिक्यूल आसपास लगेंगे। बात समझ आ रही है कि नहीं, ये बात समझ आ रही है? समझो इस बात को, कैसे समझोगे, इसको इस तरह समझो कि अगर आपकी बोलने की स्किल्स और स्पीकिंग स्किल्स आर गुड, if you can quote a lot of things, तो a lot of people surround you and see how you're talking, right? कैसे आप बात करते हो, उसकी अगर आप अच्छा बोल सकते हो तो लोग आपको सुनना चाहते हैं, तो बहुत सारे लोग आपके चारों तरफ बन जाएंगे। जैसे आज सेलिब्रिटी है तो सेलिब्रिटी के चारों तरफ क्या होते हैं, मल्टीपल लेयरिंग, क्योंकि चार्ज डेंसिटी बहुत ज्यादा है, ठीक है, बहुत बड़ा फिगर है, ठीक है। सेलिब्रिटीज के चारों तरफ क्या हो जाता है, मल्टीपल लेयरिंग्स होनी शुरू हो जाती है, लोग खड़े हो जाते हैं, देखना चाहते हैं सेलिब्रिटीज को। लेकिन नॉर्मल इंसान की तरफ आप खड़ा तो नहीं होते, उनके चारों तरफ तो नहीं खड़े होते लोग, है ना। तो क्या हो रहा है, क्योंकि सेलिब्रिटी के एक स्टेटस है, वही चीज यहां पर है कि अगर चार्ज डेंसिटी लिथियम में ज्यादा है, चार्ज डेंसिटी अगर लिथियम में ज्यादा है या चार्ज डेंसिटी किसी भी आयन में ज्यादा है, तो वो क्या करेगा, ज्यादा वाटर मॉलिक्यूल्स को अट्रैक्ट कर पाएगा, और जितने ज्यादा वाटर मॉलिक्यूल्स को अट्रैक्ट कर पाएगा उसकी वजह से क्या होगा, मल्टीपल लेयरिंग, उसकी वजह से क्या होगा, मल्टीपल लेयरिंग। तो यहां क्या हो जाता है, जितनी ज्यादा चार्ज डेंसिटी उतनी मल्टीपल लेयरिंग। जनरली लिथियम और बेरिलियम और मैग्नीशियम, इनमें मल्टीपल लेयरिंग होती है,
लिथियम, बेरिलियम और मैग्नीशियम में मल्टीपल लेयरिंग होती है, बाकी किसी में मल्टीपल लेयरिंग बहुत कम होती है, पर इन तीन में मल्टीपल लेयरिंग की होने की पॉसिबिलिटी है। ठीक है, मल्टीपल लेयरिंग पॉसिबिलिटी है। अब इस मल्टीपल लेयरिंग से क्या हुआ ये समझना, इस मल्टीपल लेयरिंग से क्या हुआ समझना। अब बात करेंगे हम मोबिलिटी की, सेकेंड बात करेंगे मोबिलिटी। ठीक है, सेकेंड बात करेंगे मोबिलिटी। तो हाइड्रेटेड रेडियस की बात करी हमने, अब बात करेंगे मोबिलिटी। तो मैं यहां से ये बोल सकता हूं कि चार्ज डेंसिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू हाइड्रेटेड रेडियस। चार्ज डेंसिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू हाइड्रेटेड रेडियस, क्योंकि जितना ज्यादा चार्ज डेंसिटी होगा उतना ही ज्यादा हाइड्रेटेड रेडियस होगा। बात समझ आ रही है? ठीक है, अब मोबिलिटी की बात करते हैं। जितनी ज्यादा चार्ज डेंसिटी उतना ही ज्यादा हाइड्रेटेड रेडियस, जितना ज्यादा हाइड्रेटेड रेडियस मोबिलिटी उतनी ही कम, मोबिलिटी उतनी ही कम। सिंपल चीज कि जितना ज्यादा साइज होता जाएगा एक्वस मीडियम में मेरा या सॉल्वेंट में मेरा, उतना ही मूवमेंट करना क्या हो जाएगा मुश्किल। मेरा साइज बढ़ गया तो मूवमेंट करना क्या हो जाएगा मुश्किल। अगर साइज छोटा रहा तो मूवमेंट क्या रहता है आसान। आपको ही पता है कि छोटी छोटी चीजें कहीं से भी निकल जाती, लेकिन अगर साइज बड़ा है तो मूवमेंट करना क्या हो जाता है मुश्किल। तो वही चीज यहां पर है कि अगर चार्ज डेंसिटी ज्यादा है तो हाइड्रेशन एनर्जी ज्यादा है, और अगर हाइड्रेशन एनर्जी ज्यादा है तो हाइड्रेटेड रेडियस ज्यादा है, तो हाइड्रेटेड रेडियस ज्यादा होने की वजह से क्या होगा, मोबिलिटी कम हो जाएगी, मोबिलिटी कम हो जाएगी, मूवमेंट कम हो जाएगी। मतलब एक सिंपल इंसान एक सिंगल क्लॉथ में आसानी से भाग सकता है, लेकिन मैं उसको मल्टीपल लेयरिंग चढ़ा दूं, बहुत 10 15 20 क्लॉथ एक साथ उसके ऊपर रख दूं, तो मूवमेंट क्या हो जाएगी उसकी, कम हो जाएगी। मूवमेंट क्या हो जाएगी, कम। बस समझ रही? ठीक है। अच्छा, अब बात करते हैं कंडक्टिविटी। इसी में पॉइंट की बात करते हैं, कंडक्टिविटी। कंडक्टिविटी समझो, अगर चार्ज डेंसिटी ज्यादा तो हाइड्रेटेड रेडियस ज्यादा, अगर हाइड्रेटेड रेडियस ज्यादा तो मोबिलिटी कम, और अगर मोबिलिटी कम तो कंडक्टिविटी भी कम। अगर मोबिलिटी कम तो कंडक्टिविटी भी कम। कंडक्टिविटी कम क्यों? क्योंकि मूवमेंट ही नहीं हो पाएगा, मूवमेंट ही नहीं हो रहा है आयन का, तो वो कंडक्शन कैसे करेगा फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर पॉइंट। व्हाट इज कंडक्शन? द मूवमेंट ऑफ आयंस फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर पॉइंट। अब अगर मोबिलिटी ही कम हो गई, मूवमेंट ही कम हो गया, तो कंडक्शन हो नहीं सकता, कंडक्शन हो नहीं सकता। ये बात समझ आती है कि चार्ज डेंसिटी अगर बढ़ती है तो हाइड्रेटेड रेडियस बढ़ता है, और उसकी वजह से क्या होता है, मोबिलिटी कम हो जाती है, कंडक्टिविटी कम हो जाती है। ये बात समझ आती है, ये बात समझ आती है। ठीक है, तो ये बेटा बात हुई आपकी हाइड्रेटेड रेडियस के बारे में, बात हुई आपकी हाइड्रेटेड रेडियस के बारे में। हमने देखा कि हाइड्रेटेड रेडियस किस पे डिपेंड करता है और क्या क्या फैक्टर्स हैं, और हमने हाइड्रेटेड रेडियस के बारे में पढ़ा, हाइड्रेशन एनर्जी के बारे में पढ़ा। ठीक है ना, इन सब चीजों के बारे में हमने देखा। ठीक है, चलो अब एक चीज लिखो इसमें, अब एक चीज लिखो, प्रॉपर्टीज ऑफ आयनिक कंपाउंड लिखो, प्रॉपर्टीज ऑफ आयनिक कंपाउंड लिखो, उसमें प्रॉपर्टीज ऑफ आयनिक कंपाउंड है ना, लिखो प्रॉपर्टीज ऑफ आयनिक कंपाउंड। पहला पॉइंट, फर्स्ट पॉइंट, आयनिक कंपाउंड की जो लैटिस एनर्जी तो काफी हाई होती है, क्योंकि इंटरेक्शन फोर्स, बॉन्ड एनर्जी क्या है, ज्यादा है। तो बिकॉज आयनिक कंपाउंड, इन आयनिक कंपाउंड लैटिस एनर्जी इज हाई, लैटिस एनर्जी इज हाई, तो मेल्टिंग पॉइंट भी क्या हो जाएगा बेटा, मेल्टिंग पॉइंट भी हाई हो जाएगा। क्यों? क्योंकि जितना ज्यादा इंटरेक्शन होगा उतना ही मॉलिक्यूल को सेपरेट करना क्या हो जाएगा, डिफरेंट। मान लो ये तीन मॉलिक्यूल्स हैं आपके पास, अगर इनके बीच का इंटरेक्शन अच्छा है तो इनको सेपरेट करना मुश्किल, सेपरेट करना मुश्किल। तो अगर सेपरेट करना मुश्किल, तो आपको अगर इनको अलग करना है तो इनको एनर्जी प्रोवाइड करने की पड़ेगी बाहर से, और जब आप एनर्जी प्रोवाइड करोगे तो क्या होगा, टेम्परेचर रेज होगा, और जब टेम्परेचर रेज होगा तो मेल्टिंग पॉइंट रेज होगा, मेल्टिंग पॉइंट रेज होगा। तो लैटिस एनर्जी क्योंकि ज्यादा होती है आयनिक कंपाउंड्स की, तो मेल्टिंग पॉइंट भी क्या होता है, ज्यादा। लैटिस एनर्जी ज्यादा होती है तो मेल्टिंग पॉइंट भी क्या होता है, ज्यादा। ये बात समझ रहे हो? ठीक। अच्छा, सेकंड पॉइंट देखो, क्योंकि पोलर हैं तो सॉल्युबिलिटी भी ज्यादा होती है, क्योंकि पोलर हैं तो सॉल्युबिलिटी भी ज्यादा। अब पोलर है तो सॉल्युबिलिटी भी ज्यादा क्यों, समझो। अगर मानो मेरे पास ये +1 है और ये -1 है, ठीक है, और बाहर से आपके पास आयंस आ रहे हैं या सॉल्वेंट आ रहा है, वाटर मॉलिक्यूल आ रहा है, वाटर मॉलिक्यूल ने इसके साथ इंटरैक्ट किया, तो क्या हुआ, जब ये इसके साथ इंटरैक्ट करेगा तो सॉल्युबल कर देगा। लेकिन अगर मैं ये बोलूं कि इसमें प्लस चार्ज जनरेट नहीं हो रहा, ये न्यूट्रल है, तो क्या सॉल्युबिलिटी बढ़ेगी, क्योंकि इसका इंटरैक्शन तो प्लस की वजह से था, अब इंटरैक्शन क्या हो गया, कम, और अगर इंटरैक्शन कम हो गया तो सॉल्युबिलिटी क्या हो जाएगी, कम। या मैं ये बोल सकता हूं कि उसका इंटरैक्शन कम हो गया तो हाइड्रेशन या सॉल्वेशन क्या हो जाएगा, कम।
तो मैं क्या बोल सकता हूं, क्योंकि उनके वो पोलर थे तो सॉल्युबिलिटी क्या थी, ज्यादा। क्योंकि वो पोलर थे तो सॉल्युबिलिटी क्या थी, ज्यादा। क्यों ज्यादा थी, क्योंकि वो सॉल्वेंट के साथ इंटरैक्ट कर पा रहे थे। सॉल्वेंट में क्या था कि आपके पास आयंस, मतलब डायपोल था, और ये डायपोल क्या करता था, ये इन आयंस के साथ इंटरैक्ट करता था, और इंटरैक्शन की वजह से ये आयंस क्या हो जाते थे, सॉल्युबल। आयंस क्या हो जाते थे, सॉल्युबल। ठीक है, चलो नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट पॉइंट क्या है। थर्ड, ionic compounds are non-directional. Ionic compounds are non-directional. अब इसका क्या मतलब हुआ कि ionic compounds are non-directional? समझो, बात को समझना और देखना। non-direction का मतलब क्या है? डायरेक्शन का मतलब होता है स्पेसिफिक डायरेक्शन में आपको डिफरेंट मिलेगा। हर स्पेसिफिक डायरेक्शन में क्या होता है, डिफरेंट मिलेगा। ठीक है, एक स्पेसिफिक डायरेक्शन में आप जाओगे तो कुछ और मिलेगा, दूसरे स्पेसिफिक डायरेक्शन में जाओगे तो कुछ और मिलेगा। आज आप इस लैटिस को देखते हो तो इधर भी Cl लगा है, इधर भी Cl लगा है, इधर भी Cl लगा है, और इधर भी Cl लगा है। ठीक है, अब इसके इधर Na लगा है, इसके इधर Na लगा है, इसके इधर Na लगा है। ठीक है ना, यहां भी Na लगा है। तो आप किस भी डायरेक्शन में जाओगे, इधर जाओगे तो Na मिलेगा, इधर जाओगे Na मिलेगा, इधर जाओगे Na मिलेगा, इधर जाओगे Na मिलेगा। तो किसी भी डायरेक्शन में जाओ तो आपको सेम चीज मिलती है। और अगर सेम चीज मिल रही है तो क्या कहलाएगा, नॉन डायरेक्शन, क्योंकि किसी भी डायरेक्शन में आपको डिफरेंट नहीं मिल रही, सिमिलर चीजें मिल रही है। तो सिमिलर चीजों का मतलब क्या हुआ कि अगर आपको सिमिलर चीजें मिल रही है तो दैट इज कॉल्ड एज नॉन डायरेक्शन। कोई डायरेक्शन नहीं, कोई मूवमेंट नहीं, कोई सेपरेशन नहीं। लेकिन अगर एक स्पेसिफिक जगह पे आपको डिफरेंट मिल रहा है तो पॉसिबिलिटी आप उस जगह पे मूव करोगे। ठीक है ना, यहां पर आप किसी भी जगह पे मूव कर सकते हो, सेम चीज मिलेगी। अगर आप किसी स्पेसिफिक चीज को लेने जा रहे हो या किसी स्पेसिफिक चीज को चाहते हो तो अगर आप स्पेसिफिक डायरेक्शन में जाओगे तो वो डायरेक्शन कैरेक्टर कहलाएगा। लेकिन यहां पर तो कहीं भी जाओ तो सेम चीज मिल रही है, तो नॉन डायरेक्शन, कहीं भी जाओ कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, तो क्या कहलाएगा, नॉन डायरेक्शन। ठीक है, तो ये बात हुई बेटा प्रॉपर्टीज ऑफ आयनिक कंपाउंड्स की। किसकी बात हुई, प्रॉपर्टीज ऑफ आयनिक कंपाउंड्स की। और इसमें हमने देखा कि क्या क्या प्रॉपर्टीज है। जैसे आयनिक कंपाउंड कैरेक्टर है या आयनिक कंपाउंड है तो उसकी लैटिस एनर्जी हाई होती है। क्यों, क्योंकि उसका इंटरेक्शन स्ट्रांग होता है, और इंटरेक्शन स्ट्रांग होता है तो मेल्टिंग पॉइंट भी उसका क्या होगा, हाई। अच्छा, फिर देखा हमने कि अगर वो पोलर है तो उसकी सॉलिबिलिटी क्या हो जाएगी, ज्यादा। क्यों, क्योंकि पोलर अगर कंपाउंड है तो वाटर मॉलिक्यूल के साथ बेटर इंटरेक्ट करेगा, या किसी भी पोलर सॉल्वेंट के साथ इंटरेक्ट करेगा। अब यहां पर नॉन पोलर सॉल्वेंट मत ले आना, नॉन पोलर सॉल्वेंट के साथ वो इंटरेक्ट नहीं करेगा, कम इंटरेक्ट करेगा, सॉलिबिलिटी कम होगी या नेग्लिजिबल होगी। ठीक है, हम पोलर सॉल्वेंट्स। अब पोलर क्या होते हैं, जिनमें पोल्स बने हो, पॉजिटिव नेगेटिव। ठीक है, मतलब एक नेगेटिव चार्ज, एक साइड नेगेटिवली चार्ज, एक पॉजिटिव चार्ज, या नेगेटिव पॉजिटिव दोनों। पोल्स होते हैं ना, साउथ पोल नॉर्थ पोल, वैसे ही पोल्स बने हो, पॉजिटिव और नेगेटिव का पोल। ठीक है, और आयनिक कंपाउंड्स नॉन डायरेक्शनल, क्योंकि हर डायरेक्शन में क्या है, वो सेम है, तो कोई ऐसा डिफरेंट डायरेक्शन नहीं। और अगर डिफरेंट डायरेक्शन नहीं है तो क्या कहलाएगा, नॉन डायरेक्शन। ये बात समझा। ठीक है, तो आज हमने क्या किया बेटा, आज की क्लास में हमने किया सॉल्वेशन एनर्जी, और देखा सॉल्वेशन एनर्जी क्या होती है। सॉल्वेशन एनर्जी क्या होती है, हमने ये पढ़ा कि इंटरेक्शन ऑफ द सॉल्वेंट विद द आयंस इज नोन एज सॉल्वेशन, और उसमें जो एनर्जी रिलीज हो दैट इज नोन एज सॉल्वेशन एनर्जी। इट इज डिपेंडेंट अपॉन डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। कैसे, कि डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट जितना ज्यादा हो सॉल्वेंट का, उतना ही सॉल्वेशन एनर्जी रिलीज होगी। ये बात समझ आती है, ये भी पढ़ा हमने। फिर हमने पढ़ा जितना ज्यादा चार्ज होगा आयंस का उतना ही ज्यादा सॉल्वेशन एनर्जी रिलीज होगी, क्योंकि उतना ही वो वाटर मॉलिक्यूल को अट्रैक्ट कर पाएगा। फिर हमने पढ़ा जितना छोटा साइज होगा उतना ही ज्यादा सॉल्वेशन एनर्जी होगी। क्यों, क्योंकि उतना ही वो वाटर मॉलिक्यूल को अट्रैक्ट कर पाएगा, व्हिच मींस सॉल्वेशन एनर्जी इज डिपेंडेंट अपॉन द चार्ज डेंसिटी। साइज और चार्ज को देख रहे हैं, सीधा चार्ज डेंसिटी को देखेंगे, क्योंकि अगर साइज छोटा है तो चार्ज डेंसिटी ज्यादा है, अगर चार्ज ज्यादा है तो चार्ज डेंसिटी ऑटोमेटिकली ज्यादा है। ठीक है, फिर हम देखा हाइड्रेटेड रेडियस कि न्यूक्लियस से, आयन के न्यूक्लियस से लास्ट लेयर ऑफ वाटर मॉलिक्यूल का जो डिस्टेंस होता है उसको हम बोलते हैं हाइड्रेटेड रेडियस। फिर हमने देखा कि मोबिलिटी कैसी होगी, कि हाइड्रेटेड रेडियस अगर बढ़ गया, साइज अगर बढ़ गया तो मूवमेंट स्लो हो जाएगा, और अगर मूवमेंट स्लो हो गया तो कंडक्टिविटी डिक्रीज हो जाएगी, क्योंकि कंडक्टिविटी क्या है, ट्रैवलिंग ऑफ एन आयन फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। तो अगर मूवमेंट स्लो हो गया तो कंडक्टिविटी भी कम होगी। और फिर हमने कुछ आयनिक कंपाउंड्स की प्रॉपर्टीज देखी। ठीक है, तो बेटा ये होता है आपका आयनिक बॉन्ड। और अब जो नेक्स्ट क्लास से हम शुरू करेंगे वो शुरू करेंगे कोवेलेंट बॉन्ड्स। ठीक है ना, और देखेंगे कि कोवेलेंट बॉन्ड्स में आपको बहुत सारी आपको थ्योरीज मिलेंगी, और उनके थ्योरीज के क्वेश्चन बनने की पॉसिबिलिटी सबसे ज्यादा रहती है। ठीक है, तो बस आज की क्लास के लिए इतना ही, आपसे मिलते हैं नेक्स्ट क्लास।